एक गांव में धनी राम नाम का एक अकड़ू और घमंडी सेठ रहा करता था। एक दिन धनी राम की पत्नी अर्चना धनी राम से बोली, अजी सुनिए, आप गांव वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है अर्चना कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। लो कर लो बात, भला इसमें आपके काम की बात कहाँ से आ गई जी? अर्चना, मेरा सूद का व्यापार है। अगर मैं सभी गांव वालों से अच्छी तरह से बात करूंगा तो वो मेरे सारे पैसे मारकर बैठ जाएंगे। इतना बोलकर धनी राम अकड़ता हुआ अपनी हवेली से बाहर चला गया और सीधा मुखिया के घर पर पहुंच गया। मुखिया जी, तुम्हारे गरीब मित्र ने अभी तक मेरे पैसे सूद सहित वापस नहीं लौटाए। अरे धनीराम जी लौटा देगा, अभी इस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है। मुखिया जी, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे जितना वक्त देना था दे दिया। अब या तो मुझे मेरे पैसे दिलवा दो, नहीं तो मैं उसकी जमीन छीन लूंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, सुखिया बेचारा बहुत गरीब है। छोटी सी जमीन है उसकी, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये मेरी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, सीधे सुखिया के पास जाऊंगा। धनीराम सीधा अपनी हवेली चला गया। धनीराम को देखकर उसका वफादार साथी कालिया उससे बोला, क्या बात है सेठ जी, आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं कालिया, ये सुखिया अपने आप को समझता क्या है। आज तो मैंने मुखिया को भी धमकी दे दी है कि कल या तो मुझे मेरे पैसे चाहिए या सुखिया की जमीन। सेठ जी, ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। जब कोई किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता तब उसकी जमीन छीन ली जाती थी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। धनीराम जी, कुछ ही दिनों में गर्मी शुरू होने वाली है और गर्मी के दिनों में हर परिवार की आवश्यकता होती है पंखा, कूलर। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। लगभग सारे गांव ने आपसे कुछ ना कुछ कर्ज ले रखा है। उन सबके घरों के कूलर और पंखे ब्याज के रूप में ले लीजिए। इस तरह आपकी ब्याज भी वसूल हो जाएगी और लोग आपके कर्जदार भी बने रहेंगे। वाह कालिया वाह, तुम्हारी बुद्धिमानी की तो मैं पहले भी प्रशंसा करता था और अब तो मैं इसका कायल भी हो गया। कुछ दिन बाद भयंकर गर्मी की शुरुआत हो गई। सुखिया बाजार से नया कूलर लेकर घर पर आया ही था कि तभी उसकी 12 वर्षीय बेटी चंपा खुश होते हुए अपनी माँ से बोली, अरे माँ, देखिए पिताजी बाजार से नया कूलर लेकर आए हैं। अजी, क्या जरूरत थी कूलर लाने की? पहले आपको धनी राम जी से लिया हुआ कर्ज वापस कर देना चाहिए। आप बता रहे थे कि धनीराम मुखिया को हमारा खेत छीनने की धमकी देकर गया है। मैं कुछ दिनों बाद धनीराम जी की पाई पाई लौटा दूंगा चंपा। अगर गर्मियाँ नहीं आती तो मैं तो सारा कर्ज चुका देता। तभी वहाँ पर धनीराम अकड़ता हुआ कालिया के साथ आ गया। वाह सुखिया वाह, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, मगर बाजार से नया कूलर खरीदने के लिए पैसे हैं। धनीराम जी, मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। तुम पैसे लौटाते रहना सुखिया, फिलहाल तो मैं ब्याज के रूप में तुम्हारा ये कूलर उठाकर ले जा रहा हूँ। धनीराम सुखिया का कूलर घर से जबरदस्ती ले गया और शाम तक धनीराम ने अपनी हवेली में रखवा दिए और कालिया से बोला, तुम्हारा जवाब नहीं कालिया। अब इन गांव वालों को पता चलेगा कि मेरे पैसे समय पर नहीं चुकाने का क्या अंजाम होता है। आपका दबदबा और बढ़ जाएगा सेठ जी। जब लोग गर्मी में सड़ेंगे तब वो अपने घर के पंखे और कूलर लेने के लिए आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। तब आप मनमानी ब्याज वसूलना। अगले दिन सुखिया की बेटी रोते हुए बोली, पिताजी, अब क्या होगा? धनीराम जी तो हमारा कूलर और टूटा हुआ पंखा भी छीन कर ले गए। बिटिया, वो सिर्फ मेरा ही नहीं,
बल्कि गांव के हर घर से कूलर और पंखा छीन कर ले गया है। आज जब मैं कूलर मांगने गया तो धनीराम ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे उसकी आधी रकम लौटा दी। उसके बाद भी उसने ना तो मुझे मेरा कूलर दिया और ना ही टूटा हुआ पंखा। जो भी हो, भयंकर गर्मी पड़ रही है, अब क्या होगा? यही तो सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब है आरती। मेरे पास तो अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे जिससे मैं अपने खेत में कुछ खेती कर सकूं। अरे फसल बेचकर तो अपनी बिटिया चमकी के लिए मैंने कूलर खरीदा था। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी। ये सब देखकर भी धनीराम को उन सब पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। देखा कालिया, सारे गांव वाले गर्मी के मारे कितने परेशान हैं। आपके पैसे नहीं देने का अंजाम भुगत रहे हैं सेठ जी। इधर सुखिया चिंतित अवस्था में अपने खेत की ओर देख रहा था कि तभी गांव के सबसे बूढ़े काका सुखिया के पास आकर बोले, क्या हुआ सुखिया, काहे को चिंतित बैठे हो? अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते हैं कि धनीराम ने गांव में सबका जीना हराम कर दिया है। मेरे पास तो अब बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। काका बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में सुखिया से बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, सुनो मेरी बात। यहाँ से कुछ दूर जंगल शुरू हो जाता है। गर्मियों के दिनों में उस जंगल में एक दुकान लगती है और उस दुकान पर तरबूज के बीज बिकते हैं। तुम उन बीजों को खरीद लो और अपने खेत में बो दो। काका, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जब तक तरबूज की फसल तैयार होगी तब तक तो उसका समय ही निकल जाएगा। तुम उन बीजों को लेकर तो आओ, और हाँ, ये एक रहस्य है, इस रहस्य का कभी खुलासा मत करना। इतना बोलकर काका वहाँ से चले गए। ये काका भी ना कमाल की चीज है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो, फिर भी देखने में क्या बुराई है। सुखिया काका के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई थी और वहां पर तरह तरह के बीज रखे हुए थे। सुखिया दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे मेरे गांव के बूढ़े काका ने आपका पता बताया है। क्या मुझे कुछ बीज मिल सकते हैं? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम इन तरबूज के बीजों को ले जाओ। बीजों की कीमत मेरे पास कुछ दिनों बाद स्वयं आ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ दिनों बाद समझ जाओगे। सुखिया उन तरबूज के बीजों को लेकर अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। कल से मैं और चमकी भी हमारे साथ खेत में काम करेंगे। इसी बहाने खेतों में कुछ हवा तो खाने को मिलेगी। सुखिया उन बीजों को बोने लगा। अगली दोपहर सुखिया और उसका परिवार जब अपने खेत में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खेत में बहुत बड़े आकार के तरबूज रखे हुए थे। अरे आरती, एक रात में कौन सी फसल उगती है, वो भी इतने बड़े आकार की? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। इन तरबूज को काटकर इनका छत भी बनाया जा सकता है। सुखिया ने एक बड़ा सा तरबूज उठाकर उसको बीच में से काट दिया और अपनी बेटी को खिलाने लगा। अचानक चमकी धूप के कारण बेहोश हो गई। चमकी, क्या हुआ बिटिया? आंखें खोल। लगता है ये धूप के कारण बेहोश हो गई। सुखिया तुरंत उस तरबूज के छिलके को छाते का आकार देकर चमकी के ऊपर ढक दिया। अचानक चमकी होश में आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, गर्मी इतनी जल्दी खत्म हो गई। ये कैसी बातें कर रही हो? पिताजी, इस तरबूज के छाते के नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कूलर के सामने बैठी हूँ। चमकी की बात सुनकर सुखिया ने तुरंत 2 तरबूज काटकर उनका छाता बना दिया। सुखिया और उसकी पत्नी को बर्फ जैसी ठंडक का एहसास होने लगा। अजी, आखिर ऐसे कौन से तरबूज के बीज लेकर आए हैं आप, जो कि इतने चमत्कारी तरबूज हमारे खेत में उगाए? सुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, ये एक रहस्य है आरती। पिताजी, हमारा पूरा गांव गर्मी के मारे परेशान है। आप तरबूज बेचने के बजाय तरबूज का छाता क्यों नहीं बेचते?
सुखिया को चमकी का उपाय बहुत पसंद आया। सुखिया बाजार में तरबूजों के छाते बनाकर बेचने चला गया। एक व्यक्ति जो कि गर्मी से परेशान था, वो आकर बोला, अरे भैया, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और इस तरह का छाता तो मैंने पहली बार देखा है। ये तरबूज का छाता है। इस छाते के नीचे आपको बर्फ जैसी ठंडक महसूस होगी। तो फिर लाइए, एक मुझे दे दीजिए। वो ग्राहक जैसे ही उस तरबूज के छाते के नीचे आया, उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। भैया, मजा आ गया। तुम्हारा ये तरबूज का छाता तो चमत्कारिक है। कुछ ही दिनों में सारा गांव सुखिया के तरबूज का छाता इस्तेमाल करने लगा। ये देखकर कूलर और पंखों के दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो गई। उन सब ने एक मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में एक दुकानदार सारे दुकानदारों से बोला, ये सब धनी राम के कारण हुआ है। ना ही वो सारे गांव के पंखे और कूलर ब्याज के रूप में उठाकर ले जाता, और ना ही सुखिया के तरबूज के छाते इतने प्रसिद्ध होते। अरे, उसके छाते के नीचे तो ठंडक महसूस होती है, तो भला लोग हमसे हमारे कूलर और पंखे क्यों खरीदेंगे? सारे फसाद की जड़ धनी राम है और उसका साथी कालिया। उन दोनों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हमें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सारे दुकानदार एकत्रित होकर दूसरे दिन धनी राम के घर पर पहुंच गए। इतने दुकानदारों को देखकर धनी राम और कालिया घबरा गया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? यह सब तुम्हारी ही करने का असर है कि हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना बोलकर दुकानदार सभी दुकानदारों से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे। धनी राम और कालिया गांव छोड़कर भाग गए। सुखिया की आर्थिक स्थिति अब बहुत ज्यादा सुधर चुकी थी। सुखिया बूढ़े काका के पास जाकर बोला, काका, आखिर वो दुकानदार कौन से बीज बेचता है? क्या अब भी मुझे इस रहस्य के बारे में नहीं बताएंगे? मुझे उसके बारे में मेरे परदादा ने बताया था। उन दिनों कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, तो वो सब तरबूज के इसी छाते का इस्तेमाल करते थे। सुखिया मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। सुखिया आज भी तरबूज के छाते बनाकर बेचता है। हरिया और धारा एक गरीब दाम्पत्य थे। इनका एक बेटा था गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। हमेशा क्लास में अव्वल आता था। देखो बाबा, मैं फिर से फर्स्ट आया और इस बार मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही हमेशा मेरा नाम रोशन करना गोपाल। जी माँ। सभी बहुत खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव की बड़ी स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ। वो तो बहुत दूर है। तू कैसे जाएगा इतना दूर? माँ, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं। उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे साथ तेरे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी। 5 किलोमीटर भीग कर जाना है। भीगेगा क्यों? हम तेरे लिए छाता ले लेंगे। माँ, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है। छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बरसात आने में 1 महीना है। 1 महीने में हम इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे कि हम तेरे लिए एक छाता खरीद लें। सच में बाबा? हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारागिर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लेके आता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को बेचने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपए की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी है तो दो। कम से कम 35 रुपए तो दे ही दीजिए। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बहुत कम थी। ये तो बहुत कम है।
इनमें से गोपाल के छाते के लिए पैसे कैसे बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन लाओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भी जाऊंगा, शायद और टोकरियां बिक जाए। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसे संजोने लगे, पर महीने भर में वो लोग 100 रुपए भी बचत नहीं कर पाए। इतने कम पैसे में छाता कहाँ से आएगा? पता नहीं, एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुलदेवी, हमारी मदद कर। दोनों ने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा परिवार बरसात का सोचकर ही परेशान थे। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बरसात देखकर वो सोच रहा था, अब कैसे स्कूल जाऊंगा? इतनी तेज बरसात में तो सारी किताबें भीग जाएंगी। लगता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बहुत परेशान था। अगली सुबह बरसात और तेज हो गई। माँ, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे स्कूल जाना है। चिंता मत कर गोपाल, रुक जाएगी बरसात। गोपाल पूरा दिन बरसात को देखते बैठा था। वो मायूस था। उसे स्कूल जाना था पढ़ने, पर इतनी बरसात में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। बाबा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूं, तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बरसात बरसती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा उदास हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो। बरसात रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बहुत उदास हो गया। कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी बीत गया और तीनों खाना खाकर सो गए। हरिया के सपने में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम अपने आप को इतना लाचार मत समझो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां ढूंढी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता? ये आपने बनाया बाबा? हाँ बेटा, अब तू स्कूल जा सकता है। वो भी बिना भीगे। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर के देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। अद्भुत! ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे पिताजी ने। अप्रतिम! मैंने इससे अच्छा छाता बिल्कुल नहीं देखा। क्या तुम्हारे पिताजी मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपकी कलाकारी अप्रतिम है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाते बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली बार हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश था। रात भर उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने का ऑर्डर आने लगा। वो छाते बनाते गया और छाते धड़ाधड़ बिकते रहे। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही महीने में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने साल भर में भी नहीं कमाए थे। फिर एक दिन एक बिजनेसमैन हरिया के पास आया।
हरिया जी, आपके ये बांस के छाते का आइडिया बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से वेस्टेज भी कम होता है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सारे मॉल में बेचना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बाबा, ये लोग कह रहे हैं कि आपके लकड़ी के छाते की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है। वो आपके ये छाते अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना चाहते हैं। आपको ऑर्डर देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाते चाहिए। ये लीजिए एडवांस। उस आदमी ने हरिया को 1,00,000 रुपए दिए। जिंदगी में पहली बार हरिया ने 1,00,000 रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की डिलीवरी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते बिकने लगे और हरिया को एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी समस्या ही मेरा समाधान है। उस दिन हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सीख समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जिस बरसात को वो समस्या समझ रहा था, वही बरसात उसके किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से भागने में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने में ही सफलता है।